नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम किसी स्टॉक को फंडामेंटली चेक कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक्स को फंडामेंटली टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसका रीज़न आप ऐसे समझो कि मान लो किसी स्टॉक में आपने जाकर के एंट्री करी और क्योंकि आपने उस स्टॉक के फंडामेंटल्स को चेक नहीं किया था, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि जब स्टॉक में आपने जाकर के एंट्री करी, उसके बाद से वो स्टॉक लगातार गिरना शुरू कर दे और फिर शायद कभी जल्दी ऊपर ही ना पाए। तो इससे आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए किसी भी स्टॉक को फंडामेंटली चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, आज के समय में आप ये समझो कि हर एक स्टॉक को अगर आप फंडामेंटली चेक करने जाओगे तो आप सोचोगे उसके लिए तो हमें कंपनी की पूरी बैलेंस शीट को पढ़ना पड़ेगा और कंपनी की रिगार्डिंग मतलब सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। कंपनी क्या बिजनेस करती है, किस चीज़ में, ये बहुत सी चीज़ों को हमें रीड करना पड़ेगा और उसके लिए फिर मतलब उस कंपनी के रिगार्डिंग सारे पेपर्स को देखना पड़ेगा, इंटरनेट में सारी चीज़ों को खंगालना पड़ेगा। पर नहीं, देखो, मैं आपको बता दूं, कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को आसानी से रीड कर सकते हो। कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है, किस तरह से कंपनी के फंडामेंटल्स को इजीली आप चेक कर सकते हो, आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से हम कंपनी के फंडामेंटल्स को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे मान लो हम एक वेबसाइट डालते हैं, टिकर टेप। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला टिकर टेप। ओके, टिकर टेप को आप यहाँ से जा करके आप किसी भी स्टॉक को चेक कर सकते हो। मान लो हम यहाँ पे कोई भी एक रैंडमली स्टॉक डालते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक स्टॉक डाला, हम यहाँ पे डालते हैं फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के स्टॉक को अगर हमने देखना है, हमने यहाँ पे डाला मारुति सुजुकी। अभी मारुति सुजुकी का स्टॉक जो है आपके सामने ओपन है। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो, यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आकर सबसे पहले आप ये देखो कि एंट्री पॉइंट, यहाँ पे आपको समझना है। सबसे पहले आप ये देखो फंडामेंटल्स, करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आपको सबसे पहले समझना होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। देखो, किसी भी स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना, उसे ही हम स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि कोई स्टॉक है, मान लो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 100 रुपये और उसका मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 120 चल रहा है। तो हमें अभी उस स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो स्टॉक अपनी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा पे मिल रहा है। किसी स्टॉक को हमें तभी बाय करना चाहिए जब या तो वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर पे मिले या तो फिर वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से हमें कम पे मिल रहा हो। तब किसी स्टॉक को बाय करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो स्टॉक है मारुति सुजुकी का, करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसका जो करंट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। तो हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इसीलिए आप देख सकते हो ग्रीन सिग्नल है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको एक बार रेड फ्लैग्स में जाकर के चेक कर लेते हैं। देखिए, एएसएम का मतलब होता है एएसएम की लिस्ट में वो स्टॉक नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये है, एएसएम का मैं पहले आपको फुल फॉर्म बताता। एएसएम का फुल फॉर्म होता है एडिशनल सर्विलांस मेजर। इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एडिशनल सर्विलांस मेजर की जो लिस्ट है वो स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। इनमें ऐसे स्टॉक्स आते हैं जो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं या इनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता हो, ऐसे स्टॉक्स होते हैं। तो एएसएम में स्टॉक में वो मतलब एएसएम की लिस्ट में वो स्टॉक आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जीएसएम मिलेगा। ठीक है, जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्रेडेड सर्विलांस मेजर। ग्रेडेड सर्विलांस मेजर इसको भी क्या करती है कि स्टॉक एक्सचेंज ही इसकी लिस्ट बनाती है। अब इस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स आते हैं ये आपको समझना है। देखिए, जीएसएम की लिस्ट में वो स्टॉक्स को डाला जाता है जिनमें सस्पिशियस स्टॉक्स में या सस्पिशियस ट्रेडिंग हो रही होती है। जो स्टॉक्स काफ़ी सस्पिशियस होते हैं, ऐसे स्टॉक्स को जीएसएम की लिस्ट में रखा जाता है। तो अच्छा ही माना जाता है वो स्टॉक जो इन लिस्ट में नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये चेक कर लेना है कि जो स्टॉक पे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो कहीं एएसएम या जीएसएम में तो नहीं है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने देख ली। देखो, नहीं है इसलिए आपको ग्रीन फ्लैग यहाँ पे दिख रहा है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, आप यहाँ पे आ सकते हो और आप इसका पी देख सकते हो। इसका जो पी रेशियो है वो है 28 का। 28 का पी रेशियो जनरली अच्छा माना जाता है। देखिए, वैसे तो आप देखो कि पी रेशियो जो है वो ज़्यादातर केसेस में जो आइडियल होता है वो 20 से कम होना चाहिए। अगर 20 से कम है तो पी रेशियो काफ़ी अच्छा माना जाता है। पर हर वक्त हमें ऐसा नहीं देखना होता क्योंकि हमेशा हमें किससे चेक करना होता है, उस सेक्टर से रिलेटेड जितनी कंपनियां आती हैं उस सेक्टर की कंपनियों से भी हमें इस पी को कंपेयर करना चाहिए। ठीक है,
सेम चीज़ होती है पीवी रेशियो के साथ में। पीवी रेशियो भी जनरली 20 से कम का अच्छा माना जाता है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी का जो पीवी रेशियो है वो है 4.81। ठीक है, अब इस सेक्टर का अगर हम पीवी रेशियो देखें तो वो है 6.75। तो पीवी रेशियो जितना कम उतना अच्छा। इस सेक्टर का अगर आप पी देखोगे तो वो है 37.94 और पी फिर वही चीज़ कि पी जितना कम उतना अच्छा। तो इसका भी पी देख सकते हो अपने सेक्टर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। और इसका डिविडेंड जो देख सकते हो कि कंपनी हमें कितना डिविडेंड दे रही है, तो 0.95% का डिविडेंड ये स्टॉक आपको दे रहा है। और इसका जो सेक्टर डिविडेंड है, यानी इस सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं उनका एवरेज जो डिविडेंड है वो है 0.74%। तो ये काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। डिविडेंड जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा स्टॉक माना जाता है। तो अब चल के हम इसके ऊपर फाइनेंशियली चेक करते हैं। हमने सीधे फाइनेंशियल पे जाकर के क्लिक किया। देखो, फाइनेंशियली चेक करने का मतलब बहुत ज़्यादा कुछ आपको इसमें नहीं देखना होगा। सिर्फ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं आपको बता दूंगा, उन पॉइंट्स पे ही आपको फोकस करना है, बाकी आपको और ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। ठीक है, अब अगर हम इसकी इनकम देखते हैं, आप यहाँ पे ये इंडिकेटर्स को पढ़ सकते हो। हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इसलिए ग्रीन है। IX में लिखा क्या हो आप ये समझो। ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 10.49% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज 7.91। जो उसकी इंडस्ट्री का ग्रो एवरेज है वो है 7.91 का, और इस स्टॉक का जो ग्रोइंग रेवेन्यू हैज़ ग्रोन जो है वो है कितना है 10.49% का। मतलब मोटा मोटा आप ये समझो कि इस इंडस्ट्री का जो ग्रो रेट है वो है 7.91% का, और इस स्टॉक का जो ग्रो रेट है वो है 10.49% का, इसलिए ये ग्रीन जोन पे है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, ओवर द लास्ट 5 ईयर मार्केट शेयर इंक्रीज फ्रॉम द 17.41% टू 17.89%, यानी कि 17.41% से 17.89% पे इसका जो मार्केट शेयर है वो पिछले 5 सालों में बढ़ा है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है, अब ये समझो टोटल रेवेन्यू। देखिए, रेवेन्यू हमेशा बढ़ता रहना चाहिए, साल दर साल रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, ये ज़रूर होना चाहिए किसी भी स्टॉक पे। तो आप देख सकते हो इस स्टॉक का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद टोटल इनकम भी साथ में साथ बढ़नी चाहिए। टोटल इनकम भी आप देखो साथ ही साथ बढ़ रही है। यहाँ से 3,879 करोड़ थी 2022 में, उसके बाद 2023 में आप देखते तो 8,263 करोड़ है। 2024 में आप देख सकते हो कि 13,488 करोड़, ये इसका ओवरऑल जो है नेट इनकम। तो 13,488 करोड़ की इसकी नेट इनकम है। और टिल दिस मंथ, इस मंथ तक पिछले 12 महीनों में अगर आप देखो तो इसका जो टोटल इनकम है वो है 14,541 करोड़ का। ठीक है, तो नेट इनकम भी इसकी लगातार बढ़ रही है। इसके बाद हमें क्या चेक करना है, फिर आप देखो यहाँ बैलेंस शीट पे हमें क्लिक करना है। बैलेंस शीट पे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हो लोअर देन इंडस्ट्री डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ओवर द लास्ट 5 ईयर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हैज़ बीन 0.8% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज 113.54%, यानी कि इंडस्ट्री की कंपैरिजन में इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत कम है। तो ये ग्रीन सिग्नल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो। तो देखिए करंट रेशियो जो है वो इसका इंडस्ट्री से ओवर द लास्ट 5 ईयर करंट रेशियो हैज़ बीन 88.19% वर्सेस द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 105.5%। तो इसका जो करंट रेशियो है वो काफ़ी कम हुआ है। देखिए, करंट रेशियो कम होना ये नेगेटिव बात होती है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है करंट एसेट्स। देख सकते हो आप टोटल एसेट्स में आइएगा। टोटल एसेट्स की अगर हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे आपको, अब जब आप बैलेंस शीट पे क्लिक करोगे, बैलेंस शीट पे सिर्फ आपको क्या देखना है ये आप ध्यान दीजिएगा। बैलेंस शीट पे आपको देखना है टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, कंपनी के टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हो हाँ, लगातार 2021, 22, 23, 24 हर साल कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अब एसेट बढ़ रहे हैं तो बड़ी बात है लायबिलिटी भी बढ़ रही होगी यहाँ पे। ठीक है, बट होना क्या चाहिए एक्चुअल में, जो आइडल माना जाता है वो ये होता है कि अगर आपके एसेट्स बढ़ने चाहिए और लायबिलिटीज़ कम होनी चाहिए। बट सोचो कोई कंपनी अगर अपना बिजनेस को ग्रो कर रही है तो भाई उतना ही मार्केट से वो अपना डेब्ट भी लेगी, और जब डेब्ट लेगी तो उसी हिसाब से उसकी लायबिलिटीज़ भी जो है वो भी बढ़ती चली जाएंगी। तो यहाँ पे बट कंपेयर टू द असेट्स इसकी जो लायबिलिटीज़ है वो काफ़ी कम है। आप देख सकते हो लायबिलिटीज़ एसेट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, और ये बहुत अच्छा ग्रीन सिग्नल होता है अगर आपकी जो लायबिलिटीज़ है वो एसेट्स से कम है। तो
अभी यहाँ पे हमें देखना है कैश फ्लो। कैश फ्लो में आपको आना है, चेक करना है नेट चेंज इन कैश, चेंज कितना हो रहा है कैश में। आप ये देख सकते हो यहाँ पे तो ये आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, लगभग जो कंपनी का चेंज इन कैश है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक ग्रीन सिग्नल है। टोटल ये आप यहाँ पे एक देख सकते हो फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो देखो आप, कंपनी का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फ्री कैश फ्लो मतलब कंपनी कितने कैश के साथ में बैठी हुई है, कंपनी के पास कितना कैश है इन हैंड। तो अभी आप देख सकते हो कंपनी के पास 7,601 करोड़ का कैश है। तो मतलब कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है और ये बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल माना जाता है कि कंपनी के पास कैश ज़रूर होना चाहिए। अब यहाँ पे पीएस में जाकर के आप क्लिक करोगे, बाकी कंपनीज के सेम इंडस्ट्री सेम सेक्टर की बाकी कंपनीज के साथ में आप इसका पी रेशियो कंपेयर कर सकते हो, पीबी रेशियो कंपेयर कर सकते हो, इसका डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, पीयर्स में जाने के बाद में अब यहाँ पे आप होल्डिंग्स में क्लिक करोगे। होल्डिंग्स में अगर आप जा करके देखोगे तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग इन लास्ट 6 मंथ, टोटल प्रोमोटर होल्डिंग इस कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टेट कंसिस्टेंट। जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो लास्ट 6 मंथ्स में कांस्टेंट है। वो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन लास्ट 6 मंथ्स प्रोमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टेट कांस्टेंट। प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलो ये भी ठीक है। लो प्लस प्रोमोटर होल्डिंग, प्लस प्रोमोटर होल्डिंग इज इनसिग्निफिकेंट। ये देखिए ये एक ग्रीन सिग्नल होता है। ठीक है, टोटल रिटेल होल्डिंग इन लास्ट 3 मंथ्स, रिटेल होल्डिंग कंपनी हैज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो भी कांस्टेंट है। डिक्रीज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स, देखिए जो एफआईएस है उन्होंने यहाँ से इस कंपनी से पैसा निकाला हुआ है पिछले 3 महीनों में, और कितना, लगभग 2.21% का। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल होल्डिंग्स किसकी कितनी होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो है 58.28% की, म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो है 15.58% की, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग है वो 7.38% की, एफआईएस की जो होल्डिंग है वो है 15.47% की, और अदर जो रिटेलर्स हैं उनकी जो होल्डिंग है वो 3.28% की। तो यहाँ पे आप और देख सकते हो जस्ट लाइक टोटल प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट है। आप देख सकते हो वो टोटल कांस्टेंट है पिछले लगभग 1 से 1.5 साल की जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो कांस्टेंट है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स यहाँ पे बढ़ी हुई है, पिछले 1-1.5 साल में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो बढ़ी हुई है। अदर डोमेस्टिक की होल्डिंग्स भी आप देख सकते हो वो भी बढ़ी हुई है। अदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी हुई है। एफआईएस की यहाँ से थोड़ी सी एग्जिस्टिंग हुई है, एफआईएस ने थोड़ा सेलिंग करी है इसमें। और रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स लगभग कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं और समझ ली हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जितनी चीज़ें आपने देखी ये किसी भी स्टॉक को फंडामेंटली चेक करने के लिए इतनी चीज़ें इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, सो अब देखो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा मारुति सुजुकी को लगभग ग्रीन सिग्नल मिला है। तो अब चल के हम एक बार मारुति सुजुकी के स्टॉक को भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए किसी स्टॉक को फंडामेंटली चेक करने पे हर एक जगह पे जब हमें ग्रीन सिग्नल मिल रहा है तो उस हिसाब से उसका जो स्टॉक है वो लंबे समय में बढ़ना चाहिए। तो आइए इसको हम जरा चेक कर लेते हैं कि लगातार ग्रो किया है या नहीं ये स्टॉक। तो हमने यहाँ पर जाकर के फंडामेंटली चेक करने के बाद में मारुति सुजुकी का अगर ग्राफ देखा, इसका ग्राफ बढ़ना चाहिए। तो पिछले 10 सालों में इसका लगभग हम देख लेते हैं ग्राफ कहाँ से कहाँ आया, 2025 और पिछले 10 सालों में 2015 में आप देखोगे अगर मारुति सुजुकी का जो प्राइस था लगभग 2,000 2,500 के आसपास था। ठीक है, आप देख सकते हो स्टॉक की जो वैल्यू है 2,500 के आसपास थी और 2025 में ये पहुंच गई है लगभग 13,000। तो आप देख सकते हो लगभग 5 गुना हुआ है ये स्टॉक, लगभग 5 गुना हुआ है ये स्टॉक यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए होता है ना कि कोई कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो लॉन्ग टर्म में उसका ग्राफ जो है वो आपको ऊपर जाता ही दिखेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपने मारुति सुजुकी देखा, एक स्टॉक चल के हम कोई और चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लिया ले लिया महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। अब देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा आपकी स्क्रीन पे है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। इसको चेक करके हम एक बार चल करके चेक करते हैं। तो देखिए फंडामेंटल्स में क्या लिखा, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आप सोचो जो इसका करंट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, मतलब ये स्टॉक अपनी एक्चुअल प्राइस से ज्यादा पे अभी मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड सिग्नल है, रेड सिग्नल। अभी ये बाइंग जोन पे नहीं है, ये स्टॉक अभी बाइंग जोन पे नहीं है। क्यों?
क्योंकि अभी अपनी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा पे हमें मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एसएम या जीएसएम में तो नहीं है। चलो अच्छी चीज़ है कि एसएम या जीएसएम में नहीं है। ठीक, इसके बाद हम जाकर के इसको एक बार चेक करते हैं। अब देखो इसका पी रेशियो देखो आप 14.86 काफ़ी अच्छा है पी रेशियो। पीबी रेशियो भी इसका बहुत अच्छा है। डिविडेंड भी बहुत अच्छा आपको दे रहे 2.11% का। सेक्टर पी देखो 17.20 का है और उससे बहुत कम है इसका पी। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है। सेक्टर पीबी जो है इसका वो अपने सेक्टर पीबी से भी बहुत कम है, तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। सेक्टर डिविडेंड जो है इसका 1.01% का है, बट ये जो स्टॉक है ये डिविडेंड आपको दे रहा है 2.11% का। यहाँ तक तो देखिए हमें ग्रीन सिग्नल मिले हैं इसमें सारे, यहाँ तक इसमें सारे में ग्रीन सिग्नल है। अब इसको फाइनेंशियली एक बार जाकर के हम चेक करते हैं कि फाइनेंशियली कैसी है कंपनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग सारे रेड जोन है। और द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 8.87% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज। ये देखिए इंडस्ट्री का जो एवरेज रेवेन्यू है वो कितना है ग्रोन का 15.17%, बट इस स्टॉक का जो है वो कितना कम है 18.871। इसी तरह से आप यहाँ पे देख, इसीलिए यहाँ पे रेड सिग्नल है। ठीक है, लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम ओवर द लास्ट 5 ईयर नेट इनकम हैज़ ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 1.1% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 20.91%। देखो नेट इनकम ग्रो करने का जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो है 20.91% का, जबकि इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो रेट है वो है 1.13% का, यानी कि इंडस्ट्री से कितना पीछे चल रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रेड जोन पे है। डिक्रीजिंग मार्केट शेयर ओवर द लास्ट 5 ईयर मार्केट शेयर डिक्रीज फ्रॉम 8.37% टू 6.82%। देखो भाई जो इसका मार्केट शेयर है ना वो पिछले 5 सालों में डिक्रीज हुआ है, कितना ये आप देख सकते हो। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, इसका हमें यहाँ पे देखना है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हो इसका लगातार बढ़ा है, चलो ये अच्छी चीज़ है। नेट इनकम बढ़ी है, हाँ भाई नेट इनकम भी इसकी बढ़ी हुई है, चलो ये भी अच्छी चीज़ है। बैलेंस शीट चेक करते हैं। टोटल एसेट्स देखिए, टोटल एसेट्स यहाँ पे टोटल एसेट्स हमारे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और टोटल लाइबिलिटीज़ भी आप देखो, बट देख सकते हो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आपको बता दूं, देखो कई कंपनियां क्या करती हैं ना, अपने एसेट्स को बढ़ा चढ़ा करके दिखाती हैं। तो अब मान लो इसका जो ये अपने एसेट टोटल एसेट्स जो शो कर रही हैं वो कर रही हैं 1,23,715 करोड़ के, बट लाइबिलिटीज़ भी तो देखो। लाइबिलिटीज़ भाई कोई अपने ऊपर डेप्ट थोड़ी ना बढ़ा चढ़ा करके दिखाएगा। इसकी लाइबिलिटीज़ जो है वो देखो आप कितनी सारी हैं, 1,03,740 करोड़ की इसकी लाइबिलिटीज़ हैं। तो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे तो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चल के देखते हैं कैश फ्लो। देखिए नेट चेंज इन कैश यहाँ पे देखिए मतलब काफ़ी अप एंड डाउन है। यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फिर यहाँ पे आकर के पॉजिटिव है। बट ओवरऑल जो फाइनली हमें देखना है वो क्या है, फ्री कैश फ्लो। कंपनी के पास इस वक्त कितना पैसा है कैश में, तो वो आप देख सकते हो नेगेटिव। पिछले 3 सालों में कंपनी के पास कंपनी जो है वो नुकसान में जा रही है, -282.61 करोड़ और -17,808 करोड़, और 2024 में जो है वो है -18,771 करोड़। मतलब लगभग आप देख सकते हो काफ़ी बड़े लॉसेस में है इस वक्त कंपनी के पास कैश नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल होता है। अब हमें इसको जा करके चेक करना है यहाँ पे पीयर्स पे। इसको जरा कंपेयर करते हैं इसके सेक्टर की कंपनियों से। ठीक है, इस सेक्टर की सेम सेक्टर की कंपनी से इसको जब आप कंपेयर करते हो तो आप ये देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल, चोलामंडलम, ये सब का पी रेशियो दिया है, पीबी रेशियो दिया है। आप यहाँ पे पीबी रेशियो को कंपेयर कर सकते हो, डिविडेंड यील्ड को भी कंपेयर कर सकते हो। इसके साथ साथ अब चलते हैं हम होल्डिंग्स पे। अच्छा, होल्डिंग्स पे जाकर के अगर आप देखो तो टोटल प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो आप देख सकते हो 52.16% है, और म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो 17.47% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है 13.70% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग है वो है 10.48%। रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 6.20%। और यहाँ पर पे जाकर के हम चेक भी कर सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में आप देख सकते हो टोटल जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो तो कांस्टेंट है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग भी यहाँ पे बड़ी है, एफआईएस की होल्डिंग्स यहाँ पे घटी है, एफआईएस की होल्डिंग्स यहाँ पे काफ़ी कम हुई है।
तो इस हिसाब से देखिए काफ़ी चीज़ें, काफ़ी पॉइंट्स हैं इस स्टॉक में जो इसे नेगेटिव शो करते हैं। सबसे पहले तो आपने इंट्रिंसिक वैल्यू देख लिया, दूसरा आपने देखा कि कंपनी के पास में जो नेट कैश है वो माइनस में है, यानी कि मतलब कंपनी लॉस में जा रही है। तो अब जा कर के और देखिए फंडामेंटली मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है कंपनी। अब जा कर के इस स्टॉक का एक बार हम इसका ग्राफ चेक करते हैं। देखो पिछले 10 साल में हम इस स्टॉक का ज़रा ग्राफ देखते हैं, और यहाँ पे आकर के आप अगर इस स्टॉक का ग्राफ देखो 2015 में लगभग ये स्टॉक का प्राइस था 202 रुपये, और करंट में जो चल रहा है वो लगभग आप देख सकते हो यहाँ पे वो चल रहा है लगभग 300 रुपये। तो 202 से 300 तो मतलब 202 रुपये से लेकर के 300 रुपये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई सिर्फ पिछले इस स्टॉक का जो प्राइस सिर्फ 100 रुपये बढ़ा है पिछले 10 सालों में। आप सोचो पिछले 10 सालों में सिर्फ 100 रुपये बढ़ा है इस स्टॉक का प्राइस। तो मुझे तो कोई बहुत बड़ा ग्रो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए। ठीक है, अब चलिए ये दो मतलब कि ओवरऑल यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हाँ ये टिकट टेप की वेबसाइट पे जाकर के आप क्लियरली देख सकते हो, किसी भी स्टॉक को फाइनेंशियली चेक कर सकते हो। आइए अब बात करते हैं एक और वेबसाइट की जहाँ पे हम स्टॉक को फंडामेंटली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो है screener.in। screener.in पे जाकर के क्लिक करो और यहाँ पे रैंडमली आप किसी भी स्टॉक को चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ पे चेक करते हैं इन्फोसिस के स्टॉक को, इन्फोसिस लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस स्टॉक में जब आप इस वेबसाइट पे जाकर के आप किसी स्टॉक को चेक करते हो तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के जितने भी रेशियोज हैं वो यहाँ पे मेंशन है, आप उनको देख सकते हो। मार्केट कैप देखो, सबसे पहले तो मार्केट कैप आप समझो, कंपनी की जो मार्केट कैप है वो कितनी ज़्यादा है, 7,87,541 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। ठीक है, इसके साथ साथ जो इसकी बुक वैल्यू है वो 2 से 13 की है। पी रेशियो जो अब है इसका वो देख सकते हो, पी रेशियो 28.5% काफ़ी अच्छा माना जाता है पी रेशियो यहाँ पे। और डिविडेंड यील्ड 2% इसका डिविडेंड यील्ड है। ठीक है, बाकी कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या करती है, ये अबाउट में जाकर के यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। रीड मोर पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि कंपनी किस चीज़ की है, क्या बिजनेस है इनका, इसके पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे जाकर के पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई होती हैं, आसानी से जाकर के किसी भी कंपनी को यहाँ पे प्रॉपर उसको चेक कर सकते हो, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो चलिए अब नीचे आते हैं, इसको यहाँ पे एक बार हम क्या करते हैं पीयर्स में। अब यहाँ पे देखो जैसे इन्फोसिस है तो इस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उनसे आप यहाँ पे इनको कंपेयर कर सकते हो। कैसे? मार्केट की कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हो। इनका पी रेशियो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, कितना डिविडेंड दे रही हैं बाकी अदर कंपनीज वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी को अगर आप इससे कंपेयर करना चाहो तो उसका नाम यहाँ पे आप डाल करके उससे भी आप इसे यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप इनकी सेल्स देख सकते हो, क्वार्टरली सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। अब इसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आते हैं, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, ये कंपनी अपने हर साल में 4 बार कोई भी कंपनी अपने जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं वो शेयर करती है, तो वो आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हो। जो इनकी टोटल सेल है दिसंबर में आप देख सकते हो 31,867 करोड़ की है। ठीक है, फिर मार्च 2022 में आप देख सकते हो 2022 जून में, 2022 सितंबर में। इस तरह से अगर अभी हम रिसेंट का देखें तो दिसंबर 2024 में इसने जो ओवरऑल सेल्स करी वो करिए 41,764 करोड़ की। ठीक है, अब बनी बात तो कंपनी है तो उसके कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे। अब कितने एक्सपेंसेस है कंपनी, कितना कहाँ पे खर्च करती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी बड़ी है कितनी घटी है, ये आप ईयर बाय ईयर यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ पे क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं तो आप यहाँ पे क्वार्टरली इसको चेक कर सकते हो। जब ईयरली रिजल्ट्स होंगे तब ईयर वाइज आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि सेल्स की जो इसकी ग्रोथ है वो लास्ट मतलब पिछले तिमाही से कितना ग्रो हुई है या कितना कम हुआ है, ये आप यहाँ पे इजीली कंपेयर कर सकते हो इसमें। इसके साथ साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि जो ओवरऑल सेल्स है, एक सेकेंड, ओवरऑल सेल्स से एक्सपेंसेस को अगर आप लेस करोगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इसके साथ साथ और भी कई डेप्रिसिएशन वगैरह होते हैं, उन सबको अगर आप लेस करो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी टैक्स के पहले का प्रॉफिट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो 9,670 करोड़ होता है। अब इससे अगर आप टैक्स हटा दो 29% का इन्होंने टैक्स पे किया हुआ है
अगर आप अपना टैक्स यहाँ पे हटा दो तो कंपनी को जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 6,822 करोड़ का। ठीक है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो है, ये अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, ये समझो एक क्वार्टर में कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 6,822 करोड़ रुपए का। तो अब यहाँ पे इसके बाद आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे आप कंपनी के ईयर वाइज सेल्स देख सकते हो, कंपनी की ईयर वाइज एक्सपेंसेस को देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो कि 2023 में जो कंपनी ने ओवरऑल सेल करी थी 1,46,767 करोड़ की सेल करी थी, और 2024 में जो इन्होंने सेल करी वो करी है 1,53,670 करोड़ की। और अभी तक इस साल अभी तक इस कंपनी ने जो सेल करी है वो करी है 1,59,988 करोड़ की। ठीक है, इतनी सेल्स करी है। अब सेल्स में आप देख सकते हो कहाँ पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी कितना ग्रो हुआ है। ठीक है, ये आप यहाँ पे इसकी ग्रोथ रेट देख सकते हो। कंपनी के कितने एक्सपेंसेस बढ़े हैं या घटे हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, अदर कॉस्ट हो गया, ये सारा कुछ यहाँ पे आप इसको आसानी से रीड कर सकते हो। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखो टोटल सेल से अगर आप इसके एक्सपेंसेस हटाते हो तो आपका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आता है। इस पे फिर काफ़ी चीज़ें डिफ्रेंशिएशन होती हैं। उसके बाद में जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 38,184 करोड़ का, और आफ्टर टैक्स ये टू नेट प्रॉफिट जो कंपनी को होता है वो होता है 27,687 करोड़ का अभी तक है। ठीक है, तो ये ईयर वाइज रिजल्ट्स हैं इस कंपनी के, आप इसको प्रॉपरली यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में जो कंपनी की सेल्स ग्रो हुई है वो 12% हुई है। पिछले 5 सालों में जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ हुई है वो हुई है 13%, 3 सालों में 15%, और अभी तक कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ हुई है वो कंपेयर टू लास्ट ईयर वो आप देख सकते हो केवल 4% की है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ये आप देख सकते हो पिछले 10 सालों में 9% का, 5 सालों में 11% का, 3 सालों में 10% का, और अभी तक 13% का प्रॉफिट ग्रोथ है इस कंपनी का। ठीक है, इसी तरह से स्टॉक का जो प्राइस है वो एज अ CAGR आप यहाँ पे देख सकते हो वो किस तरह से ग्रो हुआ है। साथ ही साथ अब फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम बैलेंस शीट पे। देखो ओवरऑल आप देखो कंपनी के बैलेंस शीट को चेक करने के लिए टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स को आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कैश फ्लो करंट में कंपनी के पास कितना कैश है ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप 2024 में देखोगे तो कंपनी प्रॉफिट में रही है, 2024 में कंपनी प्रॉफिट में रही है, बड़े प्रॉफिट में। ठीक है, रेशियोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे रेशियोज के बारे में दिया हुआ है, वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम फिर से आ जाते हैं इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स, कितने प्रोमोटर्स की कितनी होल्डिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 40.43% 2024 में इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। FIs की कितनी होल्डिंग है? 33.30% FIs की होल्डिंग है। DIs की होल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो 38.19% DIs की होल्डिंग है। बाकी गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर और अदर इंस्टीट्यूशंस का आप देख सकते हो, ये सारी होल्डिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ पर जाकर के सारी चीज़ों को आप प्रॉपरली इस screener.in जो वेबसाइट है यहाँ पे आप सारी चीज़ों को आसानी से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ अब जो कंपनी के करंट के कुछ अनाउंसमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हो, या कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं, जो कंपनी को क्रेडिट रेटिंग्स मिलती है वो आप यहाँ पे जाकर के प्रॉपर पढ़ सकते हो। एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। साथ ही साथ देखो अभी तक का जो डेटा है वो तो आपने देख लिया, बट कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कंपनी इन फ्यूचर क्या करने वाली, तो वो जाकर के कॉन कॉल्स में नोट में आप क्लिक करोगे तो वो सारी चीज़ों को कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, फ्यूचर जो भी इनको प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं या किन प्रोजेक्ट्स पे जाकर के कितना इन्वेस्ट करने वाली हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आप प्रॉपर पढ़ सकते हो। तो ये स्क्रीनर वेबसाइट पे अगर आपने अभी हमने जो चेक किया है वो चेक किया है इन्फोसिस लिमिटेड को, तो हर तरह से जो इन्फोसिस को मिला है वो ग्रीन सिग्नल मिला है। अब इसको एक बार हम जा करके चेक कर लेते हैं इन्फोसिस के स्टॉक को ग्रीन पे। इन्फोसिस के स्टॉक को पिछले 10 साल में अगर आप चेक करते हैं, देखिए फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है इन्फोसिस, फंडामेंटली इन्फोसिस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब इसको जो करके हम इसका पिछला 10 साल का रिकॉर्ड एक बार देख लेते हैं। सॉरी, NYSE का खुला है भाई, ये आप देख सकते हो 2015 में लगभग इस स्टॉक का जो प्राइस है 480 रुपये के आसपास था, और आज की डेट में 2025 में अगर आप देख सकते हो इस स्टॉक का जो प्राइस है 1896 रुपये, लगभग 1900 के आसपास है। तो आप देख सकते हो 480 से 1900 लगभग 4 गुना ये हो चुका है।
4 गुना ये स्टॉक जो है पिछले 10 सालों में हो चुका है। तो यहाँ से आप देखो ना कितना बड़ा ग्रोथ मिला आपको। तो इस तरह से हम किसी स्टॉक को प्रॉपर फंडामेंटली चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे आप ये देख सकते हो कि कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है या नहीं, कंपनी जो बिजनेस कर रही उस बिजनेस की फ्यूचर में हमें नीड है या नहीं, ये भी आप देख सकते हो। देखो जो भी स्टॉक को आप यहाँ पे चेक कर रहे हो ना, उसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी अगर साथ में आप चेक करते हो तो ज़्यादा अच्छा एनालाइज माना जाता है, मतलब ज़्यादा अच्छे से आप उस चीज़ को एनालाइज कर पाते हो। अगर साथ ही साथ जो स्टॉक आप चेक कर रहे हो उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी अगर आप थोड़ा सा चेक करो तो ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जितना भी इतनी सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल इतना बता सकता हूँ कि जितनी चीज़ों को अभी तक आपने देखा, इतनी सारी चीज़ों को अगर जाता है कि फंडामेंटली खाली आप चेक कर लेते हो, इट्स इनफ, ये काफ़ी होगा किसी कंपनी को फंडामेंटली चेक करने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर। गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद।